मित्रों नमस्ते। आपका फिर एक बार स्वागत इंडिक विचार में। मैं अजय सुदा में और आप देख रहे हैं सत्ता के गलियारों से। तो आज मतलब जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, देर आर बटरफ्लाईज इन द स्टमक। थोड़ी सी एक्साइटमेंट है, थोड़ा सा डर है, क्योंकि मैं कुछ पहली बार करने जा रहा हूं। मैं आज इंडिक विचार पे पहली बार हिंदी में वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, हिंदी में सोलो। हमारे इस चैनल पे करीब करीब आपको 200 वीडियोस मिलेंगे, जिसमें से बहुत सारे मराठी में है, मेजोरिटी उसमें से मराठी में है, कुछ अंग्रेजी में है और कुछ हिंदी में भी है। बट मेरा ये पहला सोलो हिंदी में वीडियो है, तो मित्रों इसको संभाल ले। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। मतलब मैं जब मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी नहीं है, तो मैं इसको क्वालिफाई करना चाहूंगा इस तरह कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में लोग जितनी बुरी तरह से, वेस्टर्न महाराष्ट्र में मराठी लोग जिस तरह से बुरी हिंदी बोलते हैं, मेरी उतनी हिंदी बुरी नहीं है। पर मध्य प्रदेश के इतने पास, मतलब नागपुर में रहने के बाद और इतना हिंदी लोगों में हिंदी लोगों का साथ मिलने के बाद भी जितनी अच्छी हो सकती थी उतनी अच्छी नहीं है। तो पर मैं आपसे वादा है कि मैं इसको और साफ सुथरी और अच्छी करने की कोशिश करूंगा। तो हम आज के हमारा जो मुख्य मुख्य विषय है उसकी तरफ चलते हैं। तो बिहार में राजनीति ने जबरदस्त करवट ली है। अब ये एपिसोड हिंदी में करने की वजह भी एक्चुअली बिहार की राजनीति है, नीतीश बाबू है। बट नीतीश बाबू से भी बड़े मोदी जी है, कि जिनकी वजह से, मतलब मोदी जी ने जिस तरह से नीतीश बाबू को घेरा, तो उनको मजबूरी में ये एनडीए का दामन छोड़ने के सिवा उनके साथ बचा नहीं। तो आप कह सकते कि आप इसको डिसाइड कर ले कि ये हिंदी में मुझे करने, हिंदी में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मजबूर करने वाले नीतीश बाबू है या पंतप्रधान मोदी जी है। ठीक है। तो और मतलब और आगे जाने के पहले सबसे पहले आपको आजादी की 75वीं वर्षगांठ आपको मुबारक। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब ये जो बिहार में जो हुआ है, उसके वो नीतीश बाबू ने पाला बदलने के कुछ दिन बाद एक नीतीश बाबू के पुराने बड़े चहेते ब्यूरोक्रेट है, नौकरशाह, जिनका नाम है पवन वर्मा। तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत आर्टिकुलेट है, काफी किताबें लिखी है और थिंकर है, थॉट लीडर है। मुझे मुझे भी मुझे उनका मतलब बोलने का तरीका और उनका आर्टिकुलेशन बड़ा पसंद आता है। तो उन्होंने एक नामचीन चीनी चैनल को इंटरव्यू देते समय, मतलब चीनी मतलब वो चैनल तो बोलता तो हिंदी मराठी में ही है, बट वो आप समझ सकते हैं चीनी चैनल क्या होता है। तो एक नामचीन पत्रकार के एक नामचीन यूट्यूब चैनल को उन्होंने इंटरव्यू देते समय उन्होंने ये कहा कि डिवाइडेड वी हैंग एंड टुगेदर वी मे बी एबल टू प्रोवाइड, वी मे बी एबल टू प्रिवेल। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अलग अलग रहे तो ये तो पक्का है कि मोदी जी हमको या ये भाजपा हमको खत्म कर देगी। तो हमको इकट्ठे रहना, मतलब डिवाइडेड भी हैंग मतलब हमको लटका देगी भाजपा। वो मेटाफोर है, कहने की बात है, कोई लटका किसी को नहीं रहा है। बट हम पक्का हार जाएंगे। हमारा जिस तरह का कांग्रेस का हालत हो गया है, या समाजवादी पार्टी का या शिवसेना का, जो भी आप जिसको कह सकते हैं, जिस तरह का हालत हो गया उस तरह हमारा भी हालत हो जाएगा। हम इकट्ठा अगर आएंगे टुगेदर वी मे बी एबल टू प्रिवेल। तो इसका मतलब ये कि हम अगर इकट्ठे आ गए, हम सब मिलके अगर एक महागठबंधन अगर बनाएंगे, तो शायद हम 2024 में मोदी जी को रोक सकते हैं, हरा सकते हैं या उनकी सीटें कम कर सकते हैं। तो पवन वर्मा जी ने जो जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रहा था उससे मुझे, और उन्होंने ये जो बोला कि टुगेदर वी हैंग, डिवाइडेड वी हैंग एंड टुगेदर वी विल बी एबल टू प्रिवेल, तो इसका जो मैंने एक और जो मतलब निकाला वो ये कि ये जो गठबंधन जो बन रहा है इसमें जनता की कोई बात नहीं है। पर ये जो राजनेता है, ये जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर जो राजनेता है, जो भाजपा की हिंदुत्व प्लस कैपिटलिज्म, मतलब या जिसको आप कह सकते हैं कि स्वदेशी कैपिटलिज्म, ये जो भाजपा की ये जो लार्ज जो अम्ब्रेला है, हिंदुत्व प्लस स्वदेशी कैपिटलिज्म, इससे एग्री ना करने वाले जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर लोग हैं,
लेफ्ट ऑफ द सेंटर मतलब कम्युनिस्ट जितने सीपीएम है, सीपीआई जितने लेफ्ट ऑफ द सेंटर नहीं, बट भाजपा से लेफ्ट ऑफ द सेंटर और सेंटर के लेफ्ट वाले, ये जो इतना बड़ा ये जो क्लास है, जिनको कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उनके लालू प्रसाद यादव, या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, शरद पवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, स्टालिन, ये जो डीएमके के स्टालिन, ये जो राजनेता है, ये इस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भाजपा की राजनीति से कंफर्टेबल नहीं है, बराबर। और मोदी जी अब इनको जीने नहीं देंगे, क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि ये क्या करते हैं, ये किस तरह से राजनीति करते हैं। और आप नाम कुछ भी दे दो, आप उसको जनता दल यूनाइटेड बोले, आप उसको राजद बोले, लालू प्रसाद जी की राष्ट्रीय जनता दल बोले, आप उसको तृणमूल कांग्रेस बोले, आप उसको डीएमके बोले, आप उसको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बोले शरद पवार जी की, ये सब कांग्रेस की ही राजनीति करते हैं। नीतीश जी कांग्रेस से शायद थोड़े राइट होंगे, सेंटर के थोड़े करीब होंगे, पर जब उनको सेंटर में स्पेस बचेगा नहीं, मतलब बीजेपी पूरा राइट ऑक्यूपाई करेगा, सेंटर भी ऑक्यूपाई कर लेगा, और कुछ सेंटर के करीब का भी लेफ्ट थोड़ा बहुत ऑक्यूपाई कर चुका है। जब बीजेपी वेलफेयर स्टेट होने का वादा करती है, तो इसका मतलब उन्होंने थोड़ा लेफ्ट भी ऑक्यूपाई कर लिया है। जब बीजेपी बढ़ता चला जाएगा, तो ये जो पार्टियां है, जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी, लेफ्ट ऑफ द सेंटर पार्टीज है, जैसे कि नीतीश बाबू की पार्टी, जिनके ये अनकंफर्टेबल होने लगेंगे, और ये वही करेंगे जो नीतीश बाबू ने। इसका एक और जो उदाहरण है वो हमारे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे है, जो कि राइट ऑफ द सेंटर होने का बड़ा गर्व से वो बोलते थे कि हम राइट ऑफ द सेंटर हिंदूवादी पार्टी है। पर जब बीजेपी इतनी बड़ी हो गई कि उन्होंने पूरा राइट ऑक्यूपाई कर लिया, तो वो राइट पे हिंदुत्ववादी राजकारण में शिवसेना वहां पे रह नहीं पाई। ये इसकी सच्चाई है। और अब नीतीश बाबू वही करने जा रहे हैं जो उद्धव ठाकरे ने करने की कोशिश की। उसकी कितनी बड़ी सजा उनको मिली वो आपने देखा है। अब नीतीश बाबू को उतनी बड़ी सजा दे पाते हैं कि अमित शाह और मोदी जी, ये मुझे मालूम नहीं, बट मैं इस वीडियो से उस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो जैसा मैंने बोला कि पवन वर्मा जी के इंटरव्यू से ये चीज स्पष्ट होती है कि ये जनता के बारे में नहीं है, ये उन राजनेताओं के बारे में है जिनकी आज राजनीति धोखे में आ चुके हैं मोदी जी के और अमित शाह जी के आगे आने से। तो मित्रों, इस वीडियो में से मैं तीन मुख्य प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। वो इस तरह, वो तीन प्रश्न ये है, नीतीश कुमार जी ने ये अभी क्यों किया, इसके पहले या 2024 के करीब जाके क्यों नहीं किया। नंबर 2 प्रश्न, क्या भाजपा के नेताओं की इस बात को भनक भी नहीं थी, जैसे कि कुछ लोगों ने, कुछ विश्लेषकों ने ये बोलने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि भाजपा को ये पता ही नहीं था कि ऐसा है क्या। और नंबर 3 का प्रश्न ये, क्या नीतीश कुमार 2024 के पंतप्रधान पद के दावेदार बन चुके हैं। तो ये 3 प्रश्न मैं लेने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला, जो जिसका सबसे छोटा सा उत्तर रहेगा, वो नंबर 2 का प्रश्न जो मैंने पूछा, क्या भाजपा के नेताओं को इस बात की भनक भी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं को इस बात की बिल्कुल उनको मालूम था कि ये होने वाला है। अब ये नहीं कह सकते कि गुरुवार को सुबह 12 बजे नीतीश जी करेंगे या शुक्रवार को सुबह शाम को 4 बजे, ये नहीं मालूम, मैं नहीं कहता। बट भाजपा को इस बात की बिल्कुल भनक थी भाजपा के नेताओं को कि नीतीश जी के दिल में खलबली मची हुई है, कशमकश है, और नीतीश जी फिर पाला पलटने की ताक में है। वो पूरी उन्होंने बिसात बिछा चुके हैं, ये मालूम उनको था। इसका मैं आपको कुछ सबूत देना चाहता हूं। देखिए, अब आप ये देखिए कि पसमंदा मुसलमानों की राजनीति करने का एक तरह से मोनोपोली कह सकते, ठेका कह सकते, वो एनडीए में किसके पास था आपको मालूम है? नीतीश कुमार जी के पास। क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान, पसमंदा मुसलमान, लो क्लास और
वो मुसलमान जिनकी आमदनी सबसे कम है, वो बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा है। तो आप देखेंगे, मुझे लगता है शायद 2 महीने पहले की बात है या 1.5 महीने पहले की बात होगी, जब मोदी जी ने पहली बार पसमानदा मुसलमानों के बारे में बात करना शुरू किया। तो मोदी जी ये पक्का जानते हैं कि पसमानदा मुसलमानों की बात करने से भाजपा को कोई बहुत ज्यादा मुसलमानों के वोट मिलने नहीं वाले। मतलब अगेन क्वालिफाई करना चाहूंगा स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा का मतलब भाजपा को पिछले वाले लोकसभा चुनाव में 9% मुसलमानों के वोट मिले थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करते हैं। तो पसमानदा मुसलमानों की बात करने से या उनके लिए कुछ प्रोग्राम बनाने से 9 का, मोदी जी जानते हैं कि 9 का 10 होगा, 11 होगा, उससे सीटों में बहुत बड़ा इजाफा होगा, ऐसा नहीं है, ये मोदी जी जानते हैं। फिर भी उन्होंने पसमानदा मुसलमानों की बात करना 1.5 महीना पहले शुरू किया था, क्योंकि उनको मालूम था कि नीतीश जी ऐसा कुछ करने वाले हैं। अब जो पहला सवाल, जो कि एक तरह से ये दूसरे सवाल से भी कनेक्टेड है, वो पहला सवाल ये कि नीतीश बाबू ने अब अभी क्यों किया। 2024 के करीब करते तो भाजपा को शायद और ज्यादा सरप्राइज कर सकते थे, भाजपा को और मतलब अनकंफर्टेबल पोजीशन में शायद घेर सकते थे, बट उन्होंने ये अभी क्यों किया। तो ये अभी करने की जो बहुत सारी वजह है, सबसे बड़ी जो लॉन्ग टर्म वजह है वो ये है कि नीतीश बाबू, जैसा मैंने बोला, नीतीश बाबू जैसे और कितने सारे नेता जो भाजपा की राजनीति से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। भाजपा की हिंदुत्व प्लस बिजनेस को सपोर्ट, जिसको हम, जैसे मैंने कहा, जिसको देसी कैपिटलिज्म कहा जा सकता है। तो ये देसी कैपिटलिज्म से नीतीश देसी कैपिटलिज्म और हिंदुत्व की राजनीति से नीतीश बाबू बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। पर उन्होंने इसको काफी साल निभाया, मेरे हिसाब से करीब करीब 20 साल उन्होंने इस अलायंस को निभाया। पर बात ये थी कि वो दिल से, अंदर से वो जयप्रकाश नारायणवादी है ना। वो जयप्रकाश नारायणवादी है, वो जेपी आंदोलन से ही निकले हैं, वो असली में लोयाइट है, सोशलिस्ट है। तो आइडियोलॉजिकली वो लालू प्रसाद के ज्यादा करीब है। पर पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज, मतलब लालू प्रसाद जिस तरह से गुंडागर्दी और जंगल राज प्रैक्टिस करते हैं सोशल जस्टिस के नाम पे, उससे नीतीश जी कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो भाजपा में। लालू प्रसाद जो जंगल राज और करप्शन जो करते हैं, मतलब वो तो उनको इतनी लंबी, लालू प्रसाद जी को सजा भी हो चुकी है ना, फॉर्डर्स कैंप में। तो जिस लालू प्रसाद जी ने गाय भैंसों का चारा तक नहीं छोड़ा, तो वो क्या नीतीश जी को छोड़ेंगे क्या। पर ठीक है, वो आगे की बात है। तो नीतीश जी कहीं बीच में फंस गए हैं। वो ना तो लालू प्रसाद की गुंडागर्दी और जंगल राज और करप्शन से कंफर्टेबल है, ना वो भाजपा की हिंदुत्व से कंफर्टेबल है। तो वो इसलिए कहीं बीच में वो ये चला रहे थे। पर अब ये ट्रिगर, आप जिसको कह सकती है, अब क्यों छोड़ा। तो ये जो ट्रिगर है, मेरे हिसाब से 2 या 3 बड़े ट्रिगर। एक वो ये कि आरसीपी सिंह, जैसे कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पूरी बिखेर के रख दी, तोड़ के रख दी, उस तरह ही भाजपा ने अपना एकनाथ नीतीश बाबू की पार्टी में भी अपना एकनाथ शिंदे ढूंढ लिया था, जिनका नाम है रामचंद्र प्रताप सिंह, जिनको की आरसीपी सिंह, पॉपुलरली ही नोन एज आरसीपी सिंह। तो मुझे लगा कि उनका नाम रामचंद्र प्रताप सिंह है। ये बात, मतलब ये बड़ा जबरदस्त संयोग है ना, क्योंकि वो लालू प्रसाद ही थे जिन्होंने अडवाणी जी की रथ यात्रा को रोका था, राम जी के रथ को रोका था। रथ पे सवार तो अडवाणी जी थे, पर रथ राम का ही था, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो राम के रथ को रोकने वाले लालू प्रसाद ही थे 1992 में। और आज भी ये जो भाजपा का राम रथ है, इसको रोकने की कोशिश भी लालू प्रसाद ही करने वाले हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और उनके साथ जो नीतीश बाबू जाने की कोशिश कर रहे थे,
उनको अंदर से खोखला करने की कोशिश करने वाले आदमी का नाम रामचंद्र प्रताप सिंह है। ये मुझे लगा कि ये जबरदस्त संयोग है और भगवान शायद कुछ बताना चाह रहे हैं। तो रामचंद्र प्रताप सिंह, आरसीपी सिंह को भाजपा ऑलरेडी तोड़ चुकी थी, फोड़ चुकी थी, और उसी वजह से नीतीश बाबू के और उनके संबंध पहले जैसे रहे नहीं। फिर वो पार्टी छोड़ के चले गए। अब वो अब तक भाजपा में तो आए नहीं है, पर वहां से निकल गए, तो दूसरी कोई जाने लायक तो जगह है नहीं। तो आरसीपी सिंह के बारे में एक छोटी सी चीज जो शायद मालूम हो, नहीं मालूम हो, बताना चाहूंगा। वो जो सब लोग जो जानते हैं वो ये कि वो बड़े वो सोफिस्टिकेटेड आर्टिकुलेट ब्यूरोक्रेट है, पर वो कुर्मी भी है। नीतीश बाबू का जो कास्ट है वही कास्ट आरसीपी सिंह का है। ये चीज शायद बहुत लोग जानते नहीं है। दूसरी वजह नंबर 2, मोदी जी के बिहार में एक महीना पहले मीटिंग थी, पब्लिक रैली थी, और फूलवारी शरीफ नाम का कोई शायद वहां दरगाह है। वो फूलवारी शरीफ की एक जो घटना हुई थी, आप उसको थोड़ा गूगल करके देख सकते हैं। वहां पे जब मैंने लेटेस्ट पढ़ा तो 20 या 21 लोगों को अब तक अरेस्ट हो चुका है। वो लोग कौन से लोग थे आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं, और आप उसको गूगल करके उनके नाम भी आप देख सकते हैं। तो ये 20 से 21 लोगों को अरेस्ट हो चुका है बिहार से, और ये 20 से 21 लोग मोदी जी की रैली को टारगेट करके, मोदी जी को टारगेट करके, और वहां पे बहुत कुछ बड़ा करने की उनकी मनीषा थी। इसमें बाकी मैंने वो 20-21 साले लोगों के नाम और उनके बारे में नहीं पढ़ा। जो 2 लोगों के बारे में पढ़ा उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें से एक बंदा इंजीनियर है, एक बंदा टीचर है ना, मतलब नॉन एजुकेटेड, गरीब, मजबूर, ऐसा कुछ था नहीं, बराबर। इसमें से एक बंदा, इसमें से जो एक जो बंदा है, इसका इनके बंधुराज, इसके पहले 2013 में जब मोदी जी की रैली में कुछ बम वहां पे फूटे थे, उस कंस्पिरेसी में इनके एक भाई 2013 में अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये उस तरह के लोग हैं। अब इनको जब अरेस्ट होना चालू हुआ तो ऐसा बताते हैं कि नीतीश बाबू अनकंफर्टेबल हो गए। तो ये पाला बदलने की एक और वजह है। तीसरी वजह जो मेरे हिसाब से एक और जो वजह है वो ये है कि नीतीश बाबू को ये सब एक्टिव राजनीति छोड़ के उनको सबसे पहले तो राष्ट्रपति बनना था, वो उनको नहीं बनाया मोदी जी ने। अब राष्ट्रपति नहीं तो कम से कम मुझे उपराष्ट्रपति बनाइए, मोदी जी ने उनको वो भी नहीं बनाया। और अब देखिए उपराष्ट्रपति धनखड़ जी कब चुन के आए और ये नीतीश जी ने पाला कब बदला। मुझे लगता है इन 2 घटनाओं में 3 या 4 दिन का महज अंतर होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये ट्रिगर, ये भी एक अभी का ट्रिगर है ना। दिस इज, ये कह सकते कि अभी जो 2-3 जो ट्रिगर है, ये इसमें से एक ट्रिगर ये भी है। पर जैसा मैंने बोला, बड़ी जो 2 घटना है वो जो बड़ी जो 2 वजह है, वो सबसे पहला आइडियोलॉजिकल है, क्योंकि नीतीश बाबू बीजेपी के आइडियोलॉजी से बिल्कुल वो कंफर्टेबल नहीं है। ही इज डिफरेंट फ्रॉम बीजेपी। ही वाज विद बीजेपी बट ही इज आइडियोलॉजिकली इज सेपरेट फ्रॉम बीजेपी। ये आइडियोलॉजिकल वजह एक है। दूसरी जो पॉलिटिकल वो ये है कि भाजपा अब इतनी बड़ी हो रही है, जैसे महाराष्ट्र में वो नंबर 1 पार्टी बन के उभरी थी, बिहार में भी वो नंबर 1 पार्टी बन के उभरने के कगार पे है। तो जो मैंने मेरे मराठी वीडियोस में से कंटिन्यूअसली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बताते रहता हूँ, आज हिंदी में भी वही चीज बताऊंगा कि कांग्रेस हारने की एक वजह भाजपा है, पर जितनी बड़ी वजह भाजपा है, शायद उससे भी बड़ी वजह कांग्रेस के हारने की बड़ी वजह समाजवादी पार्टी, शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस, जगन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, ये है या डीएमके। क्योंकि ये जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जो कांग्रेस की जैसी ही आइडियोलॉजी प्रैक्टिस करने वाली ये जो राजकीय पक्ष है, जब इन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ के उनकी वोट खींचना शुरू किए,
कांग्रेस तब डिसिसिवली हार गई। तो ये जो अब जो भाजपा के साथ अब जो हो रहा है, इसका कि मैंने जैसे बताया, पहला एग्जाम्पल उद्धव ठाकरे है। उद्धव ठाकरे भाजपा जैसा सोचते थे, भाजपा जैसी राजनीति करते, सोचते क्या थे दैट डजंट मैटर, भाजपा जैसी ही राजनीति करते थे, पर उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा। नीतीश जी भी एग्जैक्टली भाजपा जैसी नहीं, बट एग्जैक्टली कांग्रेस जैसी नहीं। नीतीश बाबू कांग्रेस जितने कम्युनल नहीं थे, बट अब वो पूरे सेक्युलर है क्या, ऐसा भी नहीं है। नीतीश बाबू जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ बीच में है, पर आप क्या वो कम्युनल नहीं बनेंगे क्या, मतलब कम्युनल मतलब सेक्युलर नहीं बनेंगे क्या? अब वो मुस्लिम अपीसमेंट नहीं करेंगे क्या? वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अब क्या है, कुर्सी खींचने वाली है, अब सर्वाइवल की बात आ गई है। और हम राजनेताओं को दोष देते हैं, पर हम सब जब जब हमारे सर्वाइवल की नौबत आएगी, तो हम में से 99%, 100 में से 99 लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो नीतीश बाबू भी अब किसी भी हद तक जाने की उन्होंने तैयारी कर ली है। तो इसका जैसा मैंने जो दूसरा सवाल था कि नीतीश बाबू ने ये अब क्यों किया, इसका दो और बड़ी वजह है, जो कि मैं उसको आखिरी में अभी सिर्फ मैं उनको मेंशन करके फिर उनका वीडियो खत्म करने के पहले उस पर विस्तार में बात करूंगा। वो दो वजह ये है कि नीतीश बाबू के बहुत ही अच्छे मित्र जो उनकी उनकी पार्टी में नहीं थे, बराबर, वो भाजपा में थे। और वो जब दिल्ली उनको ले 2020 के इलेक्शंस के बाद में जब उनको भाजपा दिल्ली ले गई, तब नीतीश जी ये बोलते थे कि अब आपके बिना यहाँ दिल नहीं लगता। पर ये बात को 2 साल हो गए। ये और एक बहुत बड़ा रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है। और एक पॉलिटिकल रीजन है, वो ये है कि नीतीश बाबू को एक बहुत बड़े पक्ष ने, अब वो बहुत बड़ा पक्ष कौन सा है आप सोचिए, 5 मिनट में उस तक आऊंगा। वो बहुत बड़ा जो पक्ष है, उस पक्ष ने नीतीश बाबू को ये बोला है कि आप प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे 2024 के, आप प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे। तो जो मैंने सवाल पूछा था कि क्या नीतीश बाबू 2024 के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे क्या, तो नीतीश बाबू 2024 के पंतप्रधान पद के दावेदार होंगे। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि नीतीश बाबू ने ये जो जिसको भाजपा पलटू पलटू चाचा कह रही है, जो पलटू चाचा नीतीश जी है, पर वो आज नहीं है, ये 2017 में भी नीतीश बाबू पलटू चाचा ही थे। 2013 में जब उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा था, तब भी वो पलटू चाचा थे। फिर वो 2017 में जब राष्ट्रीय जनता दल को लालू जी के पक्ष को छोड़ के उन्होंने महागठबंधन छोड़ के जब वो भाजपा के पास आए थे, वो तब भी पलटू चाचा थे, वो बीच पलटू चाचा है। एक इंग्लिश में कहावत है, वंस अ डिफेक्टर ऑलवेज अ डिफेक्टर। जो आदमी आपको एक बार धोखा देगा, वो आदमी आपको बार बार धोखा। तो ये कहावत फिर एक बार सच हो गई है। पर ये राजनीति है, यहाँ पे कोई किसी का दोष नहीं है, ये राजनीति है। तो नीतीश बाबू ने जो किया उनको मुबारक। तो क्या भाजपा विल इट कम बैक एंड हिट नीतीश जी? या आप पक्का मानिए कि भाजपा का जिस तरह का कैडर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से, या जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो एफिलिएटेड बॉडीज है, 40 से ज्यादा उनकी ये छोटी छोटी संस्था है, वो भी बड़ी हो रही है। तो भाजपा के पास में बहुत ताकत है। तो आप ये पक्का तय मानिए कि ये जो महागठबंधन बनने जा रहा है, नीतीश बाबू ने जो किया है, उसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। भाजपा विल बीजेपी विल कम बैक एट नीतीश कुमार। और वो अब फ्यूचर में कब होगा हम देखेंगे, और जब होगा तो उसमें बात होगी। अब मैं, जैसे मैंने बोला कि मैं वीडियो खत्म करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि नीतीश बाबू ने ये जो किया, इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीजन ये है कि जैसे मैंने बोला, बहुत बड़ा दल है कांग्रेस, बराबर। सोनिया जी ने, ये बताते हैं, हमारे सूत्र बताते हैं, मैं तो गलत हो सकता हूं, पर हमारे सूत्र ये बताते हैं, और मैं ये आगे बोलने की हिम्मत कर रहा हूं कि सोनिया जी ने ये स्पष्ट किया नीतीश जी को
जो कि ये कांग्रेस अब तक कर नहीं रही थी। कांग्रेस इसके पहले ये मानने को रेडी नहीं थी, पर अब सोनिया जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही राहुल गांधी पंतप्रधान ना बने तो चलता है, भले ही कांग्रेस से कोई पंतप्रधान ना बने तो चलता है, मेरे घर से कोई ना बने तो चलता है, पर मोदी जी को 2024 में हराना बहुत जरूरी है। अब वो क्यों हराना जरूरी है ये मैं बता के वीडियो खत्म करूंगा। उसके पहले जब कांग्रेस ने ये बताया कि हम आपको नेशनल लेवल पे सपोर्ट करेंगे, 2024 के पंतप्रधान पद के आप दावेदार होंगे नीतीश जी, इसके साथ ही लालू प्रसाद जी ने ये बोला है कि मेरे बेटे ये गुंडागर्दी की राजनीति सिर्फ बिहार में करेंगे, आप दिल्ली जाइए, हम बसें यहां लूटेंगे, हम साड़ियों की दुकानें सिर्फ यहां लूटेंगे, आपको हम फुल सपोर्ट करेंगे, हम आपके खिलाफ में कोई बात नहीं कहेंगे। तो उनको दिल्ली में सोनिया जी ने सपोर्ट किया है और बिहार में जंगल राज वालों ने भी उनको सपोर्ट कर दिया है। तो बिहार की जनता के मतलब अच्छे दिन तो शायद नहीं आए होंगे, पर अब बुरे दिन तो पक्के आ गए। भाजपा के राज में शायद जैसा मोदी जी बोलते थे उतने जो मोदी जी बोलते थे जो एक्सपेक्टेशन था उतने अच्छे दिन नहीं आए होंगे, पर बुरे दिन तो पक्के आ गए। अब जैसे और ये होने के दूसरे ही दिन नीतीश जी ने पाला बदलने के दूसरे ही दिन बिहार में मर्डर हो गए, लूटपाट हो गया, तो जंगल राज इज बैक, इसमें कोई शक नहीं रहे। और जैसा मैंने बोला कि ये सोनिया जी ने क्यों किया, तो ये भी सोनिया जी ने कोई अभी 5-7 दिन में सोची ऐसी बात नहीं होगी। सोनिया जी भी देख रही होंगी कि अब तो नेशनल हेराल्ड केस में 2024 का इलेक्शन होने के बाद जेल में जाने वाली बात पक्की है। 2024 तक तो मोदी जी उनको जेल में नहीं डालेंगे। जो गलती मोरारजी देसाई ने या जनता पार्टी ने इंदिरा जी को जेल में डाल के की थी, वो गलती मोदी जी नहीं करेंगे। पर 2024 के बाद में हो सकता है कि सोनिया जी जेल में जा सकती है, राहुल जी भी जा सकते हैं। पर अभी ये करने की नौबत इसलिए आई मित्रों, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि जो स्मृति ईरानी जी के खिलाफ, स्मृति ईरानी की बेटी के खिलाफ जो कांग्रेस वालों ने हिट जॉब किया, वो 18 साल की छोटी सी लड़की की खिलाफ उन्होंने साजिश की और ये बताने की कोशिश की कि वो एक बार की ओनर है, गोवा में एक बार की ओनर है जहाँ पे बीफ और पोर्क खिलाते हैं। ये सब जो बाद में कोर्ट ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये करने वाले, आपको आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के सीनियर राजनेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा, उन्होंने ये साजिश रची। ये होने के बाद जब स्मृति ईरानी जी ने सोनिया जी को लोकसभा में खरी खोटी सुनाई, और सिर्फ लोकसभा में खरी खोटी सुनाई ऐसा नहीं है, भाषण खत्म होने के बाद जब सोनिया जी रमा देवी भाजपा की सांसद से बात करने की कोशिश कर रही थी, तब भी जाके स्मृति ईरानी ने सोनिया जी को चैलेंज किया, बोला कि मुझसे बात कीजिए। तो ये बताते हैं कि ये एक वजह है कि सोनिया जी ने बहुत अपमानित फील किया, और वो वही करने जा रही है जो कि उन्होंने केजरीवाल जी के साथ किया। उन्होंने केजरीवाल जी के साथ क्या किया, उन्होंने केजरीवाल जी को अपना वोट बैंक उधार दे दिया। आप मतलब ये फिर किसी दिन का वीडियो का विषय है। तो जो केजरीवाल जी के साथ सोनिया जी ने किया था, वही आज नीतीश जी की किस्मत खुल गई है। सोनिया जी उनको नेशनल लेवल पर सपोर्ट करने जा रही है। अब इससे क्या होता है हम ये आने वाले दिन में देखेंगे। आज में ये पहला मेरा हिंदी वीडियो यही खत्म करता हूँ मित्रों। आपको कैसा लगा पक्का बताएं। आपके लाइक्स और आपके व्यूज ही और आपके कमेंट्स, आपका प्यार ही हमारी केवल यही पूंजी है। तो प्लीज धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।